Hello students, my name is Shazia Khan and today we are going to study history, standard 8th chapter number 2 Europe and India. This is the fourth part of this chapter. In this video we will cover few points. The points are industrial revolution, rise of capitalism, colonialism, imperialism of British East India Company in India, and the last point, struggle between English and French. So these points we will complete in this video. Okay, so the first is industrial revolution. In the later period of 18th century there were many technological innovation in Europe. इन 18 सेंचुरीज़ में क्या हुआ, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई. टेक्नोलॉजीज़ इन द इंडस्ट्रियल ऑल्सो केम. देयर वॉज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम. इफ़ वी विल टॉक अबाउट द पास्ट में क्या था, पहले मशीन्स इन्वेंट नहीं हुई थी तो उस टाइम्स कोई भी गुड प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में क्या लगते थे, लेबर्स लगते थे. बट जैसे ही मशीन्स आ गई, जैसे जैसे डेवलप हुई, नई नई टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट हुई एंड पीपल्स आर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स इन लेस टाइम्स. ओके, सो द कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वर रिप्लेस्ड बाय बिग फैक्ट्रीज़. जो छोटी सी इंडस्ट्री थी वो एक बिग फैक्ट्री में बन गई. मशीन्स केम टू यूज़ इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स. पहले जो हाथों से कपड़े बनाया करते थे वो अब मशीन से बनाने लगे थे लोग. रेलवे एंड स्टीमर्स बिकम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस. रेलवे बनाए ताकि ट्रांसपोर्टेशंस में हेल्प मिले. द एज ऑफ मशीन्स बिगन इन दिस एंड दैट इज़ नॉन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और फिर उस मूवमेंट्स को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट. शुरुआत इस रेवोल्यूशन की इंग्लैंड से हुई और फिर वो पूरे वेस्ट पार्ट में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, फैल गई. लोगों ने मतलब इस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉय इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी एंड केम टू द डिस्क्राइब एज वर्ल्ड फैक्ट्री. अब इंग्लैंड क्या करती थी, वो उसकी जितनी भी रूल की हुई कंट्रीज़ थी वहाँ से वो अच्छे अच्छे गुड्स लाते थे और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बाकी दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई वापस वहीं पर ही सप्लाई करते थे. और ऐसे ही करते करते वो क्या हो गई, वर्ल्ड फैक्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द राइज ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म मीन्स इंडिविजुअल कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस और ट्रेड. कुछ ऐसी कंट्री होती है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल को खुद की प्राइवेट्स बिजनेस करने के कोई भी राइट्स नहीं. बेसिकली कैपिटलिज्म मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलाउ टू रन देयर ओन इंडस्ट्रीज़. मतलब अपना खुद का कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं. वह दूसरी कंट्री में देखा जाए तो पहले कुछ कंट्रीज़ में ये सब अलाउ नहीं था. ओके, with the discovery of new sea route began a new era of trade between Europe and Asia. Many traders came forward to trade with eastern countries through the sea routes. When the other countries know about the sea routes of Europe and Asia, they also wants to enjoy their trade business with the eastern countries through the sea routes. It was not easy to carry out trade single-handedly, and hence many traders came together and started trade. It was not easy to carry out single-handedly, so they make a group and they start trading. There was rise of many trading companies. Trade with oriental country was very profitable and responsible for economic prosperity. Oriented countries means Asian country like China, India. मतलब
तो ये जितना भी ट्रेड करेंगे, जितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में जितना भी ज़्यादा ट्रेड करेंगे, उसका जितना भी प्रॉफिट है वो किसको होगा, यूरोप को होगा। Hence European rules started giving military protection and trade concessions to this trading companies. कंसेशन मीन्स कोई भी गुड अगर परचेज़ कर रहा है कोई, तो उस पर कुछ कंसेशन या टैक्सेस पे कंसेशन मिलता था ट्रेड कंपनीज़ को। दिस लीड टू एक्यूमुलेशंस ऑफ वेल्थ इन यूरोप। ये इससे क्या हुआ, यूरोप का वेल्थ जो था वो और भी इम्प्रूव हो गया, मतलब और भी बढ़ते। This property was used in the form of capital for trade and commerce, which lead to rise of capitalist economic system in Europe. जैसे कि अभी किसी ने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब उसमें प्रॉफिट हुआ तो वो क्या करेगा, और दूसरी फैक्ट्री खोलेगा या फिर दूसरी इंडस्ट्री खोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो अपना बिज़नेस क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। तो यूरोप ने भी एज इट इज़ ऐसे ही किया। उसको जब बिज़नेस इसमें फ़ायदा हुआ ट्रेड में, तो उसने क्या किया, और भी उसको एक्सपांड किया, ठीक है। Colonialism means one country exploiting another country by making it into a colony. For example, Europe country thought कि they will start their trade business in the India. तो अब इंडिया में उनको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो दे हैव टू टेक परमिशन विथ आवर किंग। हमारे इंडिया के किंग से क्या करनी होगी, परमिशन लेनी होगी। तो वो इंडिया आए, उन्होंने क्या की, हम उस टाइम इंडिया का किंग कौन था, जहांगीर। ओके, वो दे टूक द परमिशन फ्रॉम द जहांगीर एंड स्टार्ट ट्रेडिंग इन इंडिया। पर उन्होंने क्या सोचा कि अब ट्रेड करना है, बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, किंग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि अगर हमने किंग को ही हरा दिया तो हमें बार परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो जितना चाहे जैसा चाहे वो अपना ट्रेड बिजनेस क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। फिर यूरोप ने क्या किया, दे आर स्टार्टिंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। अब उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट डाला, और फिर उन्होंने क्या किया, अगर उन्होंने सोचा कि अगर हम पॉलिटिक्स में जीत जाते हैं तो हमें किंग से बार बार परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। अब यूरोपियन को यहाँ पर इंडिया में क्या करना था, बिज़नेस करना था। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू किया ताकि वो किंग को हरा सके। और पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के बाद में उन्होंने किंग को हराकर उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक कॉलोनी बनाई। ओके, A powerful country on the basis of economic and military strength copies another regions and establish its political supremacy. A powerful country have economic, military power and political power. Okay. अब इंडिया में जो कॉलोनी बनाई यूरोप ने, वो किस नाम से बनाई, ब्रिटेन के नाम से। ब्रिटेन ने इंडिया में कॉलोनी बनाई। ओके। Imperialism means a system in which a powerful country control other country by establishing its overall dominations and establishing many colonies. As I explain you, if European country wants to participate in any other countries, they have to take permissions of king. Okay. तो बार बार किंग से परमिशन ना लेना पड़े, तो वो क्या करते थे, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते थे, और फिर वो वहाँ के किंग को हरा के वहाँ अपनी एक नई कॉलोनी बनाते थे। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फेल प्रे टू दिस इम्पेरियलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द यूरोपियन नेशन। अब उन्होंने क्या किया था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाई, ऐसे ही हराकर किंग्स को वहाँ पर अपना उन्होंने ट्रेड बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट, इम्पीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। When British came in India, it was a company. Okay, there was a competition among the European countries for acquiring trade monopoly in India. अभी मोनोपोली का मतलब कि सिंगल सेलर, जो मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर है, एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल सॉल्ट अगर मार्केट में एक ही पर्सन सेल कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सिंगल सेलर।
Okay. The British established British East India Company in 1600 AD to carry out trade in India. अब जो ब्रिटिश स्टेट इंडिया कंपनी जो थी वो कब इस्टेब्लिश हुई, डेवलप हुई? इट वॉज़ इन 1600 AD टू कैरी आउट द ट्रेड इन इंडिया. उन्होंने अपना जो ट्रेड बिजनेस था, उन्होंने अपना ट्रेड बिजनेस इंडिया में क्या किया? कैरी किया. This company took permission from Emperor Jahangir and established its factory in सूरत. यूरोप ने क्या किया? अपना इंडिया के किंग से परमिशन लेके उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया. कहाँ पर उन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की? उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री इन सूरत में इस्टेब्लिश की. द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरी आउट थ्रू दिस कंपनी. सो दे ऑपरेट देयर ट्रेड इन दिस कंपनी. ओके. So have you all understood what we studied today? We studied industrial revolution, okay, rise of capitalisms, colonialism, imperialisms of British East India Company in India. So student, have you all understood all these points? Please read silently. If you have any doubt, any queries, you all can ask me. Thank you.